हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है यू आर बेटर देयर, आई एम बेटर हियर। आप वहां पर बेहतर होंगे, हम यहाँ पर बेहतर होंगे। तो जैसा कि हिंदी व्याकरण में हम लोग ये आज वर्ण विचार का आखिरी कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आखिरी कंसेप्ट अगर डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो बहुत सा जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग को अनुनासिक के बारे में जानना है, मेहमान वर्ण के बारे में जानना है, विदेशी वर्ण के बारे में जानना है, हम लोगों को स्वर रहित चीज़ों के बारे में जानना है, व्यंजन रहित चीज़ों के बारे में जानना है, संयुक्ताक्षर के बारे में जानना है। ये सब चीज़ें कैसे जान पाएंगे? इसलिए हमें एक क्लास और वर्ण विचार का लेना पड़ेगा, और उस वर्ण विचार के क्लास को मैं लेकर आप लोगों के आया हूँ, है ना। इसके बाद जो क्लासेस आएंगी वो संधि की क्लासेस होगी। हाँ, मार्क बाय वर्ड, बहुत मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आज के बाद जब भी हिंदी की क्लासेस होगी तो वो संधि की क्लासेस होगी, है ना। याद रखिएगा, उसका मैं डेट शेड्यूल पहले से आप लोगों को तय कर दूंगा, आप लोगों को ध्यान देगा। फिर संधि को हम लोग काफी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वर्ण विचार मैं डिटेल से इसी कारण से पढ़ा रहा था, क्योंकि हमें इस पर, क्योंकि देखिए भाई, वर्ण वर्ण मिलकर शब्द बनता है और शब्द से ही वाक्य बनता है, और कोई भी भाषा वाक्य में ही होता है। ये बात आप आम तौर पर जान लें, आपके लिए अच्छा रहे। तो चलिए डियर, बातों को न गवाते हुए, है ना, समय पर ध्यान रखते हुए हम लोग वर्ण विचार को, कंसेप्ट को और बेहतर और धुरंधर करने के लिए तैयार हैं। तो शो मी योर थम्स अप, है ना, दैट आई नीड दैट द इनकरेजमेंट फ्रॉम यू। तो जस्ट शो मी योर थम्स अप फास्ट नाउ। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए, काफी अच्छी बात है। एक बार तेईस से आप सभी लोग इस लिंक को शेयर कर देंगे अपने अपने दोस्तों के बीच, है ना, ताकि और भी आपके जो सहपाठी हैं, ना दोस्त हैं, वो सारे लोग जो हैं चले आएंगे 23 से। तो फटाफट आप लोग ऐसा कर दें। तब तक के लिए आइए, पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान देते हैं, वर्ण विचार के कंसेप्ट पर। चलिए, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमारा हिंदी का जो अन्य वर्ण है, माने हिंदी में जितने भी वर्ण होते हैं, अगर देखा जाए तो हिंदी में जितने भी वर्ण है बाबू, है ना, जितने भी वर्ण है वो कितने हैं? 44 हैं, 52 है, 56 है। इस पे एक द्वंद्व होते रहता है बच्चों के बीच कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 44 होते हैं, 52 होते हैं कि 56 होते हैं, है ना। अब ऑप्शन बच्चों के सामने रहता है, या बच्चों को मालूम नहीं रहता है वो कैसा जवाब रखते हैं, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि 44 जानते हैं कि 52 जानते हैं कि 56 जानते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, ठीक है। जो भी मॉर्निंग का क्लास हुआ था आपको इवनिंग में सूचना तो दिया गया होगा। ठीक हिंदी के क्लास के बाद हम लोग उस क्लास को करेंगे ग्रामर के ऐप पर। ये बहुत बढ़िया, आप लोग लगातार जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं 56 पर चले गए हैं, कुछ 52 पर चले गए हैं। अच्छा, मैं यूं कहूं कि अगर आप वर्णों के बारे में जानना चाहते हो तो 44 भी सही है, 52 भी सही और 56 भी सही है। तो आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे होगा? आप हर बात में एक अपना लॉजिक दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये सारी बातें किताब में कहीं ना कहीं लिखी, कहीं ना कहीं इनका एक अपना ग्रुप और क्रम होता है। अब 44 का एक अपना क्रम, स्वतंत्र क्रम होता है, 52 का अपना स्वतंत्र क्रम होता है, 56 का अपना स्वतंत्र क्रम होता है। तो आज क्लास के, है ना, बीच में इन सभी के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। 54, 52 और 56 ये कैसे कैसे वर्ण हमारे होते हैं, कौन कौन से वर्ण कब जुटते हैं, तब वो क्या कहलाते जाते हैं। चलिए, हम बातों पर ध्यान देते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। देखा जाए, अब सबसे पहले हमारे बीच एक आता है अयोगवाह।
ये अयोगवाह होता क्या है भाई, है ना। सबसे पहले हिंदी के अर्ण वर्ण पे हम लोग को दिमाग बनाना चाहिए। यहां पर हेडलाइन होना चाहिए हिंदी के अन्य वर्ण, है ना। अयोगवाह की संख्या जो है 2 होती है, आप सभी लोगों को पता होगा। एक हमारा होता है अनुस्वार और दूसरा होता है हमारा विसर्ग, है ना। ये 2 पॉइंट होते हैं। ये 2 पॉइंटों में 2 फैक्ट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। फैक्ट नंबर 1 पे आप लोगों को फोकस करना होगा। फैक्ट नंबर 1 ये है भाई, ये जो हमारा अयोगवाह है ये किसी भी व्यंजन के साथ, है ना, प्रयोग में नहीं आता है। हमेशा कोई स्वर के साथ ही प्रयोग में आता है। चलिए, ये हमारा पहला फैक्ट था, इसको हम लोग जान गए, है ना। ये बात आप बढ़िया से जानिए तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है। एकदम ये बात दिमाग में डालिए, व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं होता है। कोई भी व्यंजन के साथ हम लोग इसका प्रयोग नहीं देखेंगे। इस बारे में आप लोग खूब बढ़िया दिमाग रखिए, जितना बढ़िया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। प्लस दूसरा फैक्ट नंबर 2 पर आते हैं। फैक्ट नंबर 2 हमारा क्या है, तो फैक्ट 2 ये कहता है कि भाई, है ना, इनकी जो मात्रा होती है वो हमेशा 2 मानी जाती है ना। और 2 मात्रा को हम जब भी सूचित करेंगे, माने कि डबल मात्रा को जब भी हम सूचित करेंगे तो इस तरह से s की मात्रा से सूचित करेंगे, याद रखिएगा। ऐसे ही इसको हम लोग गुरु चिन्ह कहते हैं, है ना, याद रखना। या इसको हम लोग जो है दिगु चिन्ह भी कहते हैं इसको हम लोग। ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि s चिन्ह से यह सूचित किया जाता है। एक स्क्रीनशॉट बनेगा तो अयोगवाह के अन्य चिन्हों के वर्णों के बारे में जान गए। हम 2 फैक्ट एकदम दिमाग में डाल लीजिए। पहला कि यह जो होता है किसी भी व्यंजन के साथ कभी यूज नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई स्वर के साथ ही लगता है। प्लस इसमें 2 मात्रा की बोध होती है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हमेशा 2 मात्राएं मानी जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो हम लोग के अगले पॉइंट्स पर लेके आती है। संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। देखो भाई, संयुक्ताक्षर के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, संयुक्ताक्षर आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, है ना। देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ संयुक्ताक्षर के बारे में। संयुक्ताक्षर वर्ण की संख्या 4 होती है, जिसमें 2 व्यंजन और हमारा जो है एक स्वर होता है। 2 गो व्यंजन होगा और एक स्वर होगा। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ना, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या है भाई, इस पर थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। इसमें कहा जा रहा है कि 2 व्यंजन होगा और एक स्वर होगा। तो 2 व्यंजन कैसा होगा, एक स्वर कैसा होगा, उस पर हम लोग आएंगे। थोड़ा सा अभी आप लोग पूरा फोकस बनाइए, कमेंट्स करना अभी बंद कर दीजिए। अब पूरा ध्यान आप लोग दे सकते हैं, उसको आप लोग जम के यहाँ पर ध्यान दीजिए। उतना अगर आप लोगों का ध्यान यहाँ पर होगा उतना ही अच्छा आप लोग समझ पाइएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का पूरा ध्यान, पूरा नजर जो है इसी के ऊपर होना चाहिए। अब देखिए, छ लिखा हुआ है ना, तो छ में क्या होता है, छ हमारा बना हुआ है अल्प क से, है ना, अल्प मूर्धन स से। और देखो उसके बाद अब हमारा अ लगा इसमें, है ना। और जाहिर सा बात है, स्वर कभी अल्प होता नहीं है, स्वर अपने आप में पूर्ण होता है। व्यंजन हमेशा जो है अपूर्ण होता है, वह लघु होता है, यानी उसको जो है जरूरत होता है कि वह स्वर के साथ मिलकर अपना बात पूरा करे। अब यहां देखिए आप लोग, क और मूर्धन स, ये तो हमारा क्या है, तो ये हमारा 2 व्यंजन है और हमारा अ क्या है, तो एक स्वर है। तो इसके मेल से बनता है संयुक्ताक्षर, इसके मेल से बनता है संयुक्ताक्षर। अब आइए त्र के ऊपर, है ना, तो मैं यहाँ पे त डाल दिया, है ना, फिर मैं यहाँ पर र डाल दिया आधा, उसके बाद मैं यहाँ पर अ लगा दिया, तो अब जाके यह कंप्लीट हुआ त्र। ये सब कोटा है, आप लोगों को दिमाग में रखना है। ज्ञ के ऊपर हम लोगों को क्या कोटा दिमाग में रखना है ना, आप लोग खूब फोकस कीजिएगा ज्ञ के ऊपर। ज्ञ जो है हम लोगों का शुरू होता है
सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, तो हमारा ज, बात बढ़िया से फोकस कीजिएगा, मैं बातों के ऊपर खूब बढ़िया से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ज है और ज के बाद बड़े लोग समझता है ना कि ज्ञ, है ना, यहां पर कहीं ना कहीं य और ग का चर्चा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पे हमारा च वर्ग का पांचवा रूप जो इया होता है वो लगता है, और उसके बाद हमारा अ आता है, यही इसका संयुक्ताक्षर है। बहुत से लोग जो है ना, बहुत स्टूडेंट इस चीज में फ्लॉप कर जाता है, ये चीज उसके लिए अहम बात है, लेकिन यही में वो फ्लॉप खा जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि इस चीज पर मैं ध्यान दूं या ना दूं। अब आइए स्र के ऊपर, है ना, तो स्र पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को दिखाई देगा इसमें तालाब श होता है ना, तालाब श माने साकार का तालाब श इसमें आएगा। फिर स्र, र का उच्चारण इसमें ऑटोमेटिक होता है, तो हम लोग अल्प र को उठाएंगे फिर अ लगाएंगे। इस तरह से आप लोग यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे भाई, यहाँ पर हमारा जो है दो व्यंजन है और हमारा जो है एक स्वर का प्रयोग है। इस कोटा को आप लोग दिमाग में डालिए, जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। असंयुक्ताक्षर के पोर्शंस को आप लोग बढ़िया से यहाँ देख रहे होंगे, जहां तक आप लोगों को समझदारी है वहां तक आप इस समझ को खूब बढ़िया से लेके चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जितना बढ़िया कीजिएगा उतना ही बढ़िया आप लोग इस पर ध्यान देके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए डियर, है ना, तो यहां से हम लोग बात समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एक बार थोड़ा आप लोग इसको जबरदस्त रूप से शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इसको पढ़ सके, तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए, अभी पढ़ने पर ध्यान दो नहीं यार, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या कैसे पूछता है, वो सब चर्चा हम करेंगे टॉपिक समाप्त होने के बाद। पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि आप लोगों को क्लियर कितना हो रहा है। क्लियर है तो कोई बात नहीं है, क्लियर नहीं है तो ध्यान आप बढ़िया लगाइए। देखिए, विकसित स्वर या अनुनासिक या चंद्र बिंदु, ई क्या होता है भाई, है ना। तब विकसित स्वर, देखिए जैसे यह स्वर जो था ना बाद में विकसित हुआ, अनुनासिक कहते हैं, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। एक बच्चा कह रहा था कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, कमेंट्स में बता रहा था बच्चा। देखिए अनुस्वार जो है वो हमारा नासिक के है ना। अनुस्वार हम लोग उच्चारण करते हैं, नाक से उसका उच्चारण होता है, अन, नाक से उच्चारण, मुंह से नहीं करता, मुंह से तू करके देखो अन का उच्चारण नहीं करेगा, अन ना, यहाँ पर नाक से उसका निकलता है। अनुस्वार जो होता है ना इस तरह के चंद्र बिंदु, है ना, ये हमारा जो है अनुनासिक कहलाता है। ये हमारा आधा नाक से और आधा मुंह से निकलता है ना। तो ये दिमाग में आप लोग के, इसी को अनुनासिक कहते हैं। तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ये देखिए इसका नाम स्पष्ट है। कोई भी अनुनासिक अगर आपसे पूछता है या विकसित स्वर आपसे पूछता है, देखो विकसित स्वर है ना, विकसित स्वर है, इसको दिमाग में डालिएगा। संस्कृत में ये स्वर नहीं था, धीरे धीरे आया, है ना। और हमारा जो है ये स्वर संस्कृत में बाद में डेवलप हुआ, फिर हिंदी का रूप यह धारण करके चला, है ना। आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो संस्कृत के जनरली जितने भी शब्द हैं उसमें आमतौर पर आप लोगों को ऐसा चंद्र बिंदु दिखाई नहीं देता, क्योंकि विकसित नहीं हुआ था संस्कृत में। ये हिंदी भाषा का ही स्वर है ना, हिंदी भाषा में ही विकसित हुआ है, संस्कृत भाषा में इसका विकास नहीं हुआ है। आप लोग इस बात को खूब बढ़िया दिमाग में डालिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर खूब बढ़िया तरीके से, जितना बढ़िया तरीके से ध्यान दे सकते हैं उतना बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। एक बार तेज से आप लोग शेयर करें दोस्तों के बीच, बहुत बढ़िया। आप लोगों का ध्यान यहां बनना चाहिए। मैं देख रहा हूं आपका, सभी बच्चों का मैं कमेंट्स देखते रहता हूं और उसी पर मेरा पूरा ध्यान रहता है। तो आप लोग अपने कमेंट्स पर ज्यादातर ध्यान न रखें, यहाँ लिखने पर, पढ़ाई पर ध्यान रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, ध्यान देते हैं हम सभी लोग। तो हम लोगों की ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले समझना है हम लोगों को, ये जो चंद्र बिंदु है ना, इसको हम लोग जैसे देखिए संस्कृत में इसको हम लोग, जब हमारे सामने तद्भव होगा और एक हमारे सामने तत्सम होगा, इन दोनों के रूपों में थोड़ा सा अंतर हम लोगों को जानने को मिलेगा। और वो क्या जानने को मिलेगा, सबसे पहले जानिए। देखिए तद्भव में हम लोग इसको अनुनासिक के नाम से जानते हैं
है ना, और तत्सम में इसको हम लोग चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। बस ये बात मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई विकसित स्वर एक को है और वो है आपका चंद्र बिंदु वाला स्वर। चलिए अब मैं यहां से थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारे बीच लिखा हुआ है ताड़न जात का विकसित व्यंजन। ये क्या है भाई, ये है क्या ताड़न जात का विकसित व्यंजन? क्या मतलब, हमें समझ में थोड़ा बहुत जो आ रहा है उस पर ध्यान देते हैं। ये ताड़न जात का विकसित, ताड़न जात या विकसित व्यंजन क्या है, सुनिएगा। सबसे पहले जान लो कि ताड़न जात में कौन कौन आता है। तो ताड़न जात में हमारा एक आता है ड और एक हमारा आता है ढ, है ना। अगर हम इसके नीचे यहां पर, अगर हम लोग इसके नीचे यहां पे ताड़न जात चिन्ह लगाते हैं तब इनके उच्चारण में केवल अ शब्द, अब से ड बोल रहे हैं तो अढ़ बोलेंगे, ढ बोल रहे हैं तो अढ़ बोलेंगे, है ना। इस तरह से इस शब्द का उच्चारण करेंगे। अब जरा एक बात आप लोग और दिमाग में डाल लीजिएगा, ताड़न जात व्यंजनों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता है, यानी इसको हम लोग जो है वह विग्रह नहीं कर सकते हैं। इनका हम लोग संधि विच्छेद यानी विग्रह जो है वह नहीं कर सकते हैं, दिमाग में डाल के चलिएगा, ऐसा है। प्लस दूसरी बात, यह किसी शब्द के प्रथम वर्ण नहीं बनते, माने इसको से दुनिया में कोई शब्द शुरू नहीं होता है। आप लोग एक बात और दिमाग में से देखिए, हमारा डमरू हो सकता है, हमारा ढक्कन हो सकता है, लेकिन एक बात दिमाग में डालिए, अढ़ अढ़ यानी ये तो 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है, इससे हमारा कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा, है ना। लेकिन जब इसमें हम ताड़न जात चिन्ह जोड़ देंगे तब, ताड़न जात चिन्ह नहीं जोड़ेंगे तब तक इनसे नए शब्दों का निर्माण हो सकता है और ये कहीं ना कहीं जो है नया शब्द बन सकते हैं। इस बारे में खूब बढ़िया आप लोग दिमाग रखिए, ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, इससे कोई नया शब्द नहीं बनता है। ढंग से आप लोग इस बात में माथा रखिए। ताड़न जात का मतलब हुआ करता है फेंका हुआ चिन्ह, चिन्ह ऐसे ही खाली यूज में आगे नीचे लग गया, लटक गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच अगला जो नंबर आता है उस अगले नंबर पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। हमारे बीच लिखा हुआ है विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर। विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर, ये क्या होता है भाई? तो ये हमारा विदेशी भाषा अंग्रेजी से लिया गया है और वो ये कहलाता है, इसको इसे हम लोग अर्ध चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ऊपर जब तक बिंदु नहीं लगता है इसको हम लोग कहते हैं अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु ऐसा कहा जाता है, अर्ध चंद्र बिंदु। अब हमें यही बात दिमाग में डालना पड़ेगा कि जो हमारा आ है, ये आ जो है हमारा विदेशी स्वर है, क्योंकि ये कभी भी हमारे हिंदी के अल्फाज में आता ही नहीं है, है ना। ये दिमाग से देखिए, डॉक्टर, डॉक्टर, है ना। फिर है हम लोगों का इसे ऑरेंज, फिर है कॉलेज। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप लोग आ देखे भी होंगे। आ हमारा क्या है, मुंह खुलता है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का क्या कहलाता है, वृत्ताकार स्वर भी कहलाता है, यानी यह वृत्तमुखी कहलाती है बात, है ना। ये बात भी आप लोग दिमाग में डालिए। अब जैसे डॉक्टर हमारा हिंदी तो है नहीं, है ना, ऑरेंज हमारा हिंदी तो है नहीं, कॉलेज हमारा हिंदी तो है नहीं, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं जो हिंदी में लिखे जा रहे हैं। तो अगर अंग्रेजी शब्द अगर हिंदी में लिखे जाते हैं तो उनके ऊपर ऐसे अर्धचंद्र बिंदु डालते हैं। अर्धचंद्र बिंदु अगर नहीं बोलना है तो इन्हें आगत स्वर कहते हैं। आगत माने कहीं से आया है, यानी मेहमान स्वर भी यह कहलाता है। बात आप लोग दिमाग में बैठा लिए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, तो एक तेजी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, काम आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाक से एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले, जल्दी कीजिए, एक बार जबरदस्त रूप से आप लोग शेयर कर दे दोस्तों के बीच। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग काफी अच्छा ध्यान दिए हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बढ़ने का काम करते हैं।
ये सब हमारे अलग अलग स्वर हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसका भी एक ही रूप होता है। आइए विदेशी व्यंजन क्या है ना। ये हमारा विदेशी स्वर तो हम लोग जान गए, अर्धचंद्र बिंदु वाले पॉइंट को हम लोग विदेशी स्वर कहते हैं। ये विदेशी व्यंजन क्या है, तो विदेशी व्यंजन जो है वो हमारा 5 होता है। आप लोग को पता है, मैंने बताया है क, ख, ग, ज और फ। लेकिन कब, जब हम इनमें नुक्ता चिन्ह डालेंगे, तब इनमें हम नुक्ता चिन्ह डालेंगे तो ये हमारा विदेशी व्यंजन कहलाएगा। जिसके क के नीचे हम लोग ऐसे नुक्ता में ख, ग, ज और फ। लेकिन हमारा एनसीईआरटी किताब कहता है कि 3 ही मुख्य है, और वो है ख, है ना, और वो है ज, और वो है फ। लेकिन हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं कि इसका 5 रूप भी होता है नुक्ता चिन्ह लगा के। आप लोग याद है कि नहीं, भूल गए? आप लोग क्या, ये तो आप लोग जानते ही, इसको सीरो लाइन कहते हैं, सीरो रेखा। इसको हम लोग पाई लाइन कहते हैं, पड़ी रेखा हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ क्या है, ऊपर लगता है तो अनुस्वार कहलाता है, इधर लगता है तो पंचमाक्षर चिन्ह कहलाता है जो खाली अंग के साथ यूज होता है, इधर नीचे लगता है तो ताड़न जात चिन्ह कहलाता है, दुइयों के साथ लग सकता है, एक अढ़ है ना। और अगर इधर लगता है हमारा तो इसको हम लोग नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बढ़िया से देख चुके हैं, जान चुके हैं। आप लोग इसका थोड़ा बढ़िया यूज जानिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब करीब करीब मैंने आप लोगों को जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, व्यंजन के जो अलग अलग रूप हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब जरा हम लोग देखते हैं कि व्यंजन की संख्या 44 थी, या व्यंजन की संख्या 52 थी, या व्यंजन की संख्या 56 थी। तो आइए इन सही व्यंजन के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, समझने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए भाई, वर्णों की संख्या आखिर है कितनी, है ना। आप लोग भी शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, आप जानते हो। आप लोगों को यह बात बड़ा अच्छे ढंग से पता है, मुझे इस बारे में अच्छी जानकारी है कि आपको यह बात पता है ना। अब जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, तो आप लोग कहोगे सर 11, बहुत बढ़िया। व्यंजन वर्ण की संख्या क्या है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर 33। अगर 33 को मिला दे तो ये 44 कहलाता है। ये 44 को ही कहा जाता है मूल वर्ण। क्या कहा जाता है? मूल वर्ण। एक बात दिमाग में डालिएगा, 44 को ही कहा जाता है मूल वर्ण। इसको आप लोग दिमाग में डाल सकते हैं। मूल वर्ण मतलब इसको हम लोग साधारण वर्ण कहते हैं, ज्यादा इस पे दिमाग के दही नहीं होता है। साधारण वर्ण कहलाता है हमारा। आयोगवाह वर्ण में 2 होते हैं, एक अनुस्वार एक विसर्ग। तो यह हमारा 2 हो गया। अगर 44 में 2 जोड़ेंगे और तो वो हम लोग का क्या होगा, है ना। चलिए, संयुक्ताक्षर हमारे होते हैं 4, है ना। ताड़न जात हमारे होते हैं 2। अब इसको इक्वल टू करेंगे, है ना। अब जब मैं इसका इक्वल टू, अब अगर मैं इसका इक्वल टू करूंगा, देखिए अब मैं इसका इक्वल टू करूं तो ये हमारा जो है पॉइंट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये हम लोगों की 52 पॉइंट को दर्शा रही है ना। ये हमारा 52 हो गया। आप लोग यहां पर बात समझ सकते हैं कि 52 हो गया। और यही बात है कि हिंदी में अगर पूछा जाए हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में 52 वर्ण ही होते हैं, है ना। अब भाई विदेशी वर्ण के गो है, तो विदेशी वर्ण तो ऐसे हम लोग 5 जानते हैं, है ना, नुक्ता जिसके में लगता है। लेकिन हमारा एनसीईआरटी कहता है कि 3 ही होगा। एनसीईआरटी हमारा कहता है कहीं ना कहीं हम लोग के गो यूज करते हैं, 3 का ही यूज करते हैं। इसको आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, है ना। लेकिन वो हमारा वो होता है। प्लस इसके अलावा विदेशी रूप में हम लोग और किसको लेते हैं, तो अर्धचंद्र बिंदु को, इसीलिए इसको आगत वर्ण भी कहा जाता था। 4 हो गया हमारा। अगर 4 कौन कौन है समझ में नहीं आता है तो मैं लिख देता हूं। जैसे ख हो गया हम लोगों का, है ना, हम लोगों का
ज हो गया हम लोगों का, है ना, नुक्ता लगा के, और फ हो गया हम लोगों का, और एक हमारा आ हो गया जो कि अर्धचंद्र बिंदु, इसको हम लोग मेहमान स्वर बोल रहे थे ना। तो ये कुल मिला के अब हमारा कितना हो गया, 56, है ना। तो पूरे देवनागरिक जो लिपि है ना, उसका जो मानक है उसमें 56 माना गया है। पूरे देवनागरिक लिपि में 56 माना गया है। ऐसे मूल रूप से हम लोग जानते हैं 44। हिंदी में अगर कुल वर्ण पूछ रहा है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वह 52 होता है। इस बात को आप लोग बढ़िया से दिमाग में रखिएगा, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, खूब बढ़िया आप लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे विद्यार्थी खूब अच्छा ध्यान दे। अब हम लोग यहां से चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं, और वो चर्चा होने वाली है मात्रा की। अब वर्ण संबंधी बातें खत्म हो गई। अब वर्ण के बाद हमारा एक मात्रा रह जाता है, उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे। तो आर यू रेडी गाइस टू लर्न अबाउट द मात्रा? क्या आप लोग तैयार हैं मात्रा के बारे में पढ़ने के लिए? तो इसके बाद संधि का क्लास होगा, है ना। आज हमारा वर्ण का आखिरी क्लास है। जो बच्चा क्लास मिस कर रहा है, छोड़ रहा है, बड़ा नुकसान होने वाला है उन लोगों को, अगर उन लोग इसके बारे में नहीं जानता है तो। एक तेजी से इसका स्क्रीनशॉट मार लें आप लोग। रेडी है तो एक थम्स अप दिखाइए आप लोग पहले। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा आप लोग ध्यान दे रहे हैं। खूब बढ़िया, बहुत खूब। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो ढंग से ऐसे ही ध्यान देते रहिए। मैं अगले नंबर की ओर बढ़ता हूं, है ना। हमारा जो अगला नंबर है उस नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं और काफी अच्छा ढंग से इसको समझने का पूरा बढ़िया प्रयास करेंगे भाई, है ना। क्योंकि भाई पूरा बढ़िया नहीं प्रयास करेंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। आइए देखते हैं। मात्रा, है ना, नाम में ही दम है मात्रा, है ना। ये मात्रा वो नहीं है जो हम लोग ये समझते हैं किसी की यह जो है क्वांटिटी बताता है, गिन नहीं सकता। यह मात्रा अलग है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं अक्षर के साथ यूज होता है, वो मात्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, है ना। भाई मात्रा है क्या? तो मात्रा के बारे में कहा जाता है कि स्वर को पूरा ना लिखकर, है ना, स्वर को पूरा ना लिखकर, है ना, स्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे मात्रा का। स्वर को ना लिखकर स्वर के अलावे जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। बात दिमाग में डालिएगा, मात्रा किसको कहते हैं? तो जहां पे हम लोग अक्षरों का प्रयोग ना करके चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे ही मात्रा कहा जाता है। बात आप लोग दिमाग में डाल लिए होंगे, मेरे हिसाब से आप लोगों के अंदर ये काफी अच्छे ढंग से बैठी होगी, है ना। चलिए देखा जाए। अब मात्रा में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि मात्रा होता कितना है ना। तो आप लोगों को एक बात जानना पड़ेगा यार, है ना, कि मात्रा की जो संख्याएं हैं वो मात्रा की संख्या कितना है जी? बताइए तेजी से। मात्रा की संख्या कितनी है? तय न करना। मात्रा की संख्या कितनी है? चलिए, एक स्टूडेंट बता रहे 11 है, बहुत बढ़िया, सही है। और कोई स्टूडेंट कुछ नया बता सकते हैं, है ना। एक कह रहे हैं कि 10 है ना। एक फिर कह रहे हैं कि 10 है। चलिए ठीक है। अब मैं आप लोगों के बीच ध्यान देता हूं। ऐसे तो हमारा स्वर्ण वर्ण जो है वह कहीं ना कहीं क्या है भाई, है ना। यहां गौर से देखिएगा, अगर हम मात्रा पर आ जाएं तो पहले इसका दिमाग में संख्या हमारा इसका 11 होता है, नो डाउट, है ना। स्वरों की संख्या 11 होती है। लेकिन अगर इसको हम लोग दृश्य रूप में अगर देखेंगे, है ना, तो 10 ही होता है। आप कहोगे ऐसे कैसे 10 होता है सर? 10 होता है। आप लोगों को इसी बात पर तो मुझे ध्यान आकर्षित करना है कि 10 होता कैसे, है ना। अब देखिए समझिएगा, ये जो हमारा अ होता है ना, अ, है ना,
इसका कोई संकेत नहीं होता है, अ का संकेत नहीं होता है, अ के कोई संकेते नहीं होता है, यानी अ कोई मात्रा में एबे नहीं करता है। एक बात आप लोग बढ़िया से देखिए, मैं नया बात बता रहा हूं, अ जो है वो संकेत नहीं होता है, अ का कोई संकेत नहीं होता है। और अ को हम लोग एक नया नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उदासीन वर्ण। क्या कहते हैं? उदासीन वर्ण या उदासीन स्वर पढ़ रहे हैं तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं उदासीन स्वर बोलते हैं इसको, कि ऐसा स्वर है जो उदासीन है। आपको यही दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के बीच यहां पर बात रखता हूं, उसको समझिएगा, है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच स्वर का बात रखता हूं। स्वर कौन कौन है भाई? जैसे देखिए, स्वर में हमारा आता है कौन कौन? तो अ, स्वर में आता है हमारा आ, स्वर में आता है हमारा ई, स्वर में आता है दीर्घ ई, स्वर में आता है हर्ष उ, स्वर में आता है दीर्घ उ, स्वर में आता है हमारा री, स्वर में आता है ए, स्वर में आता है ए, स्वर में आता है ओ, स्वर में आता है औ, है ना। इतना रूप हम लोग जानते हैं। अब जरा इसी रूप को हम लोग मात्रा में जानेंगे, है ना। तो मात्रा में आप लोगों को जानना है तो यहां पर फुल फोकस करना होगा कि मात्रा में कैसे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जानिए कि अ की क्या मात्रा होती है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यहां पर अ हमारा ऐसे ही रह जाता है, इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं उदासीन स्वर। क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। बाकी सबका अपना अपना रूप होता है। जैसे अगर देखा जाए तो आ की जो मात्रा होती है वह हमारे को इस प्रकार की होती है। ई की जो मात्रा होती है, हर्ष ई की, वह कुछ इस प्रकार से होती है। दीर्घ ई की जो मात्रा होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। हर्ष उ की जो मात्रा होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। दीर्घ उ की मात्रा होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। री की जो मात्रा होती है वह कुछ, माने किसी में भी ऐसे खाई लग जाता है री, है ना। ए की जो मात्रा होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। और ए की जो मात्रा होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। ओ की जो मात्रा होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। और औ की जो मात्रा होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। तो आप लोग इस बात को दिमाग में डालिए, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप लोग बढ़िया ध्यान दीजिएगा उतना ही आप लोग समझिएगा, है ना। बहुत बढ़िया, आप लोग काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, है ना। अब ये पॉइंट हो जाए आपकी, है ना, तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। गुड। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूं और डिस्कस के रूप में मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे आप लोगों के सामने बात आती है भाई मात्रा एगो, तो मात्रा में आपको बताया गया था जनरली वर्ण जो है 3 गो होता है, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे 2 के बारे में। एक हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा ह्रस्व, है ना, और दूसरा हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा और वो होगा दीर्घ। अब देखो भैया, सुनना ध्यान से, है ना। ह्रस्व जो है हमारा कितने पॉइंट, कितने अक्षरों का होता है? 4 गो होता है, आपको सबको पता है। हर्ष ई, है ना, हर्ष उ और री, यही होता है हम लोगों का इसमें। और दीर्घ हमारा होता है 7 में आते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, है ना। फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को इसमें आ जाता है ए, ओ और औ, है ना। ये पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, है ना। ह्रस्व के ऊपर हम लोगों को बात समझ के चलना पड़ेगा, है ना, कि इसमें हम लोगों की जो है मात्रा, ह्रस्व में जो भी मात्रा होती है वो मात्रा 1 होती है ना। केवल हम लोग इसको छोड़ के, अ को छोड़ करके, ह्रस्व में एक ही मात्रा होता है। दिमाग में आपको डाल के चलना है, ठीक है। एक ही मात्रा का साइन ऐसे पाई जैसा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब दीर्घ में हमारा जो है 2 मात्रा होता है,
दो मात्रा का चिन्ह ऐसे होता है एस की तरह, तो गुरु चिन्ह भी हम लोग कहते हैं। आप लोगों को मैंने इससे थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया है, एस की तरह होता है। बस यही बात आप लोगों को दिमाग में डालना है, ठीक है। अब जरा इसमें आपको समझ के चलना पड़ेगा कि भाई हम लोगों का इसमें सवाल किस तरह से पूछता है, सवाल पूछने का ढंग कैसा होता है। तब सवाल पूछने के ढंग पर जरा हम लोग चलते हैं, है ना। अब आपको अगर कोई शब्द दे दिया जाए, उस शब्द में कहा जाए कि इसमें आप मात्रा पकड़िए और इसमें आप वर्ण पकड़िए, है ना। आई एम टोटली श्योर यू आर कंफ्यूज्ड। मुझे पूरा यकीन है कि आप सारे लोग जो हैं कंफ्यूज्ड होइएगा, ये तय बात है ना। चलिए तो मैं जरा देखता हूं, है ना। फ्लूत स्वर को छोड़ दिया गया है, फ्लूत स्वर कहीं यूज में नहीं आता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं, देखिए अब सवाल उठता है ये जो कमल हम लोगों को दिखाई दे रहा है, कमल में कितनी मात्राएं हैं। आपके सामने मैं ऑप्शंस रख देता हूं कि इसमें कितनी मात्राएं जो हैं दिए गए हैं कमल में, खास करके 3, 4, 5, 6, है ना। ये हमारे पहले मात्रा के बारे में, वर्ण के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, पहले मात्रा के बारे में यहां डिस्कशन हो रहा है, उसको दिमाग में डालिए। बहुत बढ़िया। कंपटीशन का बैच सुबह 8:30 में चल रहा है ना। देखिए आप लोग फालतू काहे डिस्कस कर लगते हैं बेमतलब का। गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इसमें जो मात्रा है वह 3 है ना। ये 3 है कैसे, जरा देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है क योग म योग ल। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो मात्रा पर हमें सावधानी रखना पड़ेगा। ये हमारा क में एक मात्रा है, वो भी क में अ छिपा हुआ, क अ एक मात्रा है ना। म अ एक मात्रा है, ल एक मात्रा है। तो कहीं ना कहीं 3 आप लोगों का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही गया है, बहुत अच्छा गया है। ऐसे ही ध्यान आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब जरा मैं कमल पर आता हूं। कमल में हम लोगों को कितना वर्ण है, देखिएगा बात मेरा समझिए, कितना वर्ण है। 3 वर्ण है, 4 वर्ण है, 5 वर्ण है या 6 वर्ण है। जरा तेजी से आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब को देखना चाहता हूं। अरे फ्लूत स्वर कहीं लिखा नहीं जाता है मेरे भाई, है ना। किताबों के अनुरूप आप लोग फ्लूत स्वर मैंने बताया है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है, लेकिन 3 में 2 ही यूज में आते हैं, ये मैं बता रहा हूं। मेरा चलिए थोड़ा बारिश हो रही है ना, तो हम लोग थोड़ा देर में बारिश समाप्त भी हो जाएगी। चलिए ठीक है, थोड़ा मजा भी लीजिए, थोड़ा साउंड इफेक्ट मानिए उसको, है ना। चलिए आप लोग बताए नहीं यार। चलिए कुछ बच्चे अभी तक 3 पर अटके हुए हैं, कुछ बच्चा अभी तक 6 पे अटका हुआ है। मुझे आंसर चाहिए आप लोगों का, आवाज छोड़ो नहीं यार। पहले तुम लोग आंसर कहने दे पा रहे हो, आंसर दो नहीं यार। अरे वर्ण, कमल में कितना वर्ण है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका जवाब आप पहले हमको रखिए ना, बाद में आप जवाब रखिए आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले जो काम दिए रहे वो काम पे आप लोग पूरा ध्यान रखें।
चलिए ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो आवाज आ रहा है, पानी का आवाज अलग से कैप्चर हो रहा है, अलग चीज है। चलिए फालतू मत लिखिए, वो आउट कर देगा फिर टेक्निकल टीम। चलिए, तो इसमें भी हमारे कुछ बच्चों का कहना है कि पता नहीं किस आना रूप से वो पढ़ाई किए हैं, इसमें भी वो 3 को चुन रहे हैं, कुछ बच्चे 6 को चुन रहे हैं, है ना। हमारे एक बच्चे थे जिनका आंसर जो था मैं देखा था, इधर गए, सनी कुमार यादव हैं जिनका आंसर जो 5 आया है, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि वो सही दिमाग दिए हैं, और उस पर हम लोगों को काफी गर्व है कि वो ऐसे बच्चे हैं जो काफी अच्छे ढंग से देख रहे हैं। सुनिएगा, जैसे मात्रा हम लोग 3 पकड़ लिए, मात्रा हम लोग 3 पकड़ लिए, लेकिन अब वक्त है हम लोगों को जानने का, और वो क्या है भाई, है ना, वक्त है हम लोगों को जानने का वर्ण का। वर्ण कैसे पढ़ सकते हैं, तो पहले हम लोग जितने भी वर्ण है उसको हम लोग स्वर रहित करना शुरू करेंगे, यानी इसको पहले हम लोग वर्ण विक्षेपण करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कमल। तो आपको तो मालूम है कि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इसमें स्वर चाहिए। तो क को अल्प करने के लिए इसमें हम लोग हलंत लगा देंगे, उसके बाद अ लगाएंगे, क योग अ योग म योग अ योग ल योग अ। अब यहां सवाल उठता है कि सर जी आप क्या बता रहे हो, इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 तो आ रहा है सर जी। आप एक बच्चे को 5 कह के बहुत शाबाशी दे दिए, ऐसा क्यों? देखो मेरे भाई, एक बात आप लोग दिमाग में नोट कर लेना, एक बात नोट में डाल लेना, और नोट में क्या बात डालोगे मैं आपको बताता हूं। नोट में आप लोग डाल लेना यह बात कि अगर किसी भी है ना शब्द के अंत में अ आएगा, क्या आएगा, अ हो तो उसका उच्चारण नहीं होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। यानी अगर लास्ट में यहां पर अ लगा हुआ है तो इसका उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि ये एक उदासीन स्वर है, इसका सहयोग केवल होता है, इसको लास्ट में स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ा जा सकता है, छोड़ा भी जाएगा तो इसे गिना नहीं जा सकता है। इसी कारण से इसमें 5वां नंबर सही होता है। तो एक बात आप लोग के लिए बिल्कुल नया बात मैंने बता दिया, वो ये कि अगर किसी भी वर्ण में सबसे आखिरी नंबर पे अगर हमें अ दिखाई देता है तो वो उस अ को हम लोग जो है नहीं गिनेंगे, नहीं काउंट करेंगे। अब इस तरह से ही आप लोग है ना मात्रा और वर्ण की जानकारी रख सकते हैं, दिमाग रखिएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा बारिश का आवाज आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं है ना। जैसे देखो अब यहां बात उठता है कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपके बीच एक शब्द रखा, शब्द क्या रखा भाई, जैसे मैंने रखा शेरनी, मैंने क्या रखा शेरनी। अब थोड़ा इसको संधि करना शुरू करता, सॉरी विच्छेद करना शुरू करता हूं। तो पहले तो तालाब शब्द जो भी हलंत के साथ आधा हो जाएगा, से अ, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लेंगे अ, फिर इसमें हम लोगों को ए लगा हुआ है ना, तो हो जाएगा से। फिर इसमें र है, वो भी आधा है, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अ लगा हुआ है, से र। फिर उसके बाद न है, तो न में हम लोग देख रहे हैं इकार लगा हुआ है, वो भी दीर्घई का। तो इस तरह से हम लोग बातों को यहाँ पे कहीं ना कहीं समझे हैं, जो हम लोग दिमाग में यहाँ पर डालते हुए चल रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा बात है कि इसमें हम लोग आ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ए से ही बात पूरा हो जाता है, अच्छी बात है।
चलिए भाई, अब जरा इसको पढ़ के देखते हैं, समझिएगा। वो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें हमारा जो है 6 वर्ण मौजूद है। इसमें हमारा 6 वर्ण मौजूद है, क्योंकि इसके लास्ट में दीर्घ ई है ना। केवल और रहेगा ना लास्ट में बउआ, तो उसको पढ़ा या उसको गिना नहीं जाता है, उसको गिना नहीं जाता है ना। यही बात है, समझिए इसको आप लोग बढ़िया से, तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, है ना, कि व्यंजनों को स्वर रहित करने का कुछ नियम है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग नियम है, 3 4 नियम है, खूब बढ़िया से देखना है, ज्यादा देर नहीं। आप लोगों को मुश्किल से 15 मिनट का क्लास और होगा, और इस 15 मिनटों में आप लोग तहलका मचाने के लिए सीख जाइएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे जितने भी काबिल दोस्त देख रहे हैं, सबसे पहले इस लिंक को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, इस क्लास के बारे में दोस्तों को बता दें। पहले तो आप लोग जिस ग्रुप में शेयर नहीं किए उस ग्रुप में प्लीज शेयर कर दें आप लोग, और आप लोग अब देखें यहां से क्लास को ढंग से समझिएगा। चलिए जो बच्चे नए हैं, है ना, अगर उनको क्लास समय से चाहिए तो पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए बच्चे, ताकि आप लोगों को सही से क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय एसएस मनीष सर को भी आप लोग ज्वाइन करें। आइए अब देखिए, कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तो व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजनों को हम लोग स्वर रहित कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले समझना पड़ेगा, ताड़न जात वर्णों के अलावा, है ना, किसी भी व्यंजन को कभी भी स्वर रहित किया जा सकता है। ताड़न जात व्यंजन के अलावा किसी भी, ताड़न जात माने क्या है, हमारा ड और ढ, है ना, तो अढ़ अढ़, तब यहां पर देखना है कि यहां पर हमारा लग जाएगा अगर जब कब ताड़न जात चिन्ह, तब यह कभी भी अलग नहीं हो सकता है। इसके अलावा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वर्ण, 44 के 44 या जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, 44 नहीं, जनरली हमारा व्यंजन संख्या 33 है, इसमें से ये 2 गो के छोड़ के, यानी 31 गो के आप कभी भी स्वर रहित कर सकते हो। अब कैसे स्वर रहित करेंगे, आइए जरा उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। नियम नंबर 1 पे हम लोग काफी बढ़िया ध्यान देंगे, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या कमेंट कर रहे, नहीं कर दिखाई देता है आपको? नहीं, पहले इसको लेगा के आउट करो। फालतू कमेंट्स हमको पसंद नहीं है भाई, है ना। जहाँ चलता होगा वहां दीजिएगा। बहुत से ऐसे चैनल है बिहार के जहां पर आपका फालतू कमेंट्स जो है उन लोगों को काफी पसंद पड़ता है, वो लोग स्वागत भी करते हैं, देख के भी वो लोग जो है मुंहचोर जैसा किए हुए रहता है। हमसे ऐसा नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं एक यूट्यूब के ऐसे एल्गोरिथम को खोल रहे हो जहां पर ज्ञान का पढ़ाई चर्चा होती है, उस चीज पर हम लोग को रखना है ना। नहीं तो ऐसे कई इंटरनेट टॉपिक्स हैं, कई ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोस हैं, देखो मन बहला लो अगर यही करना है तो। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, है ना। इसके अलावा अब हम लोग यहां से, है ना, 2-3 नियम है जिस पर काफी अच्छा ध्यान देते हैं। पहला नियम है, हम लोग उस नियम पर काफी अच्छे ढंग से देखेंगे। ये पहला नियम हमारा क्या है, इसको आइए। कहा जा रहा है कि वे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे इसे लांग कर आगे नहीं जाते हैं, उन्हें आधा लिखने हेतु पाई हटा देते हैं। देखिए बात को बढ़िया समझिएगा। आपको पता है इसमें कि कहीं ना कहीं ये लाइन जो पड़ी लाइन होती है, इसको हम लोग कहते हैं सिरोरेखा। क्या कहते हैं, सिरोरेखा। और ये जो पड़ी लाइन होती है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहीं ना कहीं हम सभी लोग कहते हैं खड़ी रेखा, है ना। खड़ी रेखा के नाम से हम लोग, इसका नाम हम लोग को पता है। अब दिमाग में रखिएगा कि भाई वे वर्ण जो खड़ी पाई का प्रयोग से बनता है
और इसके लांग कर आगे नहीं बढ़ता है। इसे देखिए आप, मैं यहां पर कुछ शब्द उठाता हूं, समझिएगा। क, ख, ग, घ, अंग। अब ये जो हमारे वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इसमें पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो है यहां पर कितने शब्दों के साथ, सीधी रेखा तो सबके साथ है ना। खड़ी रेखा किसके किसके साथ है भाई? तो खड़ी रेखा क के साथ है, ख के साथ है, क के साथ है और घ के साथ है। अब आपको नोटिस यहां पे करना ये होगा, कितने ऐसे शब्द हैं जो खड़ी रेखा से पहले ही कंप्लीट। देखो क जो है खड़ी रेखा के पार कर गया है ना, क, कि ख जो है खड़ी रेखा को पार नहीं किया। ख जो है हमारा खड़ी रेखा को पार नहीं कर रहा है, खड़ी रेखा से पहले ही उसका अर्थ पूर्ण हो जा रहा है। ग हमारी खड़ी रेखा को पार नहीं कर रहा है। हमारा घ ये भी हमारे खड़ी रेखा को पार नहीं कर रहा है। तो बात आप लोग ऐसा समझिए, जो खड़ी रेखा को पार नहीं करता है उससे पहले ही पूर्ण हो जाता है, वैसी वर्णों की संख्या 22 होती है। बात दिमाग में रखिएगा, ऐसे वर्णों की संख्या 22 होती है। ऐसे व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। 33 में 22 हम लोग ऐसे ही जान गए। अब जब वक्त है कि इसको आधा कैसे किया जाएगा, इसको आधा ऐसे किया जाता है, जो हम लोगों के बीच यहाँ जो पाई दिखाई दे रहा है ना, हम लोगों के बीच जो यहाँ पे हम लोगों को जो यहाँ पे पाई दिखाई दे रहा है, हम लोगों को यहाँ जो पाई दिखाई दे रहा है, बस खाली पाई को हटा दो। अगर इस पाई को हटाते हो तो ये अपने आप में अधूरा हो जाता है। और ऐसे ऐसे अधूरा होने यानी अल्प होने वाले वर्णों की संख्या है 22। कितने हैं? 22। इसको खूब बढ़िया दिमाग में डालिए, ऐसे ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है? तो 22 है। एकदम खूब बढ़िया से, मिजाज आप लोग बढ़िया से स्थिर रख के समझिए और ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना, क्योंकि यही बात हमको समझाना था आप लोगों को। चलिए ठीक है ना। अब मैं अगले नियम पर आता हूं, नियम नंबर 2। अब देखो भाई, है ना, आप लोगों को दिमाग में डालना है भाई, नियम नंबर 2 क्या है? कहते वे वर्ण जिसके खड़ी पाई के आगे भी निकल जाए, उसे उन्हें आधा करने के लिए आगे निकलने वाले भाग का आधा हिस्सा हटा देते हैं। अब देखिए इसमें संख्या होती कितनी है? तो इसमें संख्या 2 ही होती है। नियम नंबर 2 में 2 संख्या है। सुनिएगा, ये हमारा सीरो रेखा है, ये हमारी खड़ी रेखा है। इसमें 2 ही ऐसा पॉइंट है, इसे देखो क इधर निकला तब जाके ये पूरा हुआ। बात को आप दिमाग में डालिए, क जब इधर निकला तब जाके यह पूरा हुआ, इधर निकला तब जाके पूरा हुआ। खाली अगर इधर ही रहता तो पूरा नहीं होता। उसी तरह से एक और है, और वो है आप लोगों की प, वो है आप लोगों की प। अब देखो भाई, बात विचार को थोड़ा दिमाग में आप लोग बढ़िया से रखिए। क और फ यही 2 ऐसे शब्द हैं जिनको, है ना, खड़ी रेखा के बाद भी जाकर पूर्ण किया जाता है। इनको खड़ी रेखा के बाद भी जाकर पूर्ण किया जाता है। अब कुछ लेकिन के दिमाग में चल रहा होगा, तो इसको भी तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। इसको काहे नहीं हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसका भी हम लोग आधा हटा दें, है ना, खाली बस खड़ी रेखा तक छोड़ दे। भाई ऐसा करोगे तो ये वो बन जाएगा। तुम लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि खड़ी रेखा के बाद जो हमारा भाग है उसको हटा दें, तो ये हमारा कहीं ना कहीं वो बन गया, और इसमें से अगर हटा देंगे तो ये हमारा प बन जाएगा। तब बात हम लोग को यह समझना है कि जब खड़ी रेखा के बाद भी अगर हमारा जो पॉइंट दिखाई यहां पर देता है उसको चलिए अब हम यहां पर देख के समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है। करना कुछ खास नहीं है बाबू, आपको बस ये जो हमारा इधर शब्द जो निकल रहा है ना, इधर जो हमारा जो आकृति निकल रही है खड़ी रेखा के बाद, इसको बस केवल अल्प कर दीजिए। क्या करना है? अल्प। और इसको हम लोग अल्प करेंगे, अल्प यानी आधा कर देंगे। जैसे ही आधा करेंगे हमारा बात जो कहने का था वो अपने आप में पूरा हो गया। चलिए यही बात आपको दिमाग में रखना।
अब सुनिएगा, आप लोगों को कुछ बातें मैं बता दूं। जैसे देखो, मुफ्त, क्या लिखा है? मुफ्त, है ना। यहां पर आप लोगों के सामने एक शब्द है मुफ्त, और एक मैंने लिख दिया मुक्त। अब देखिए यहां पर ये भी हमारे संयुक्त वर्ण का हिस्सा बन जाते हैं। ये देखो, कहीं ना कहीं फता संयुक्त है और कहीं ना कहीं कता संयुक्त है, ये भी हमारे स्वर्ण वर्ण के हिस्सा बन जाते हैं, है ना। अब अगर सवाल उठता है कि आए सर, अगर इस तरह का शब्द रहेगा तब, है ना, जैसे मान लीजिए शब्द हमारा इस तरह का रहेगा, लिखा हुआ है मक्का, ये भी हमारा संयुक्त अक्षर बन जाएगा? नहीं बाबू, सुनिए, इसमें आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। ये संयुक्त अक्षर क्यों नहीं बन पाएगा, बात समझिएगा। जब हमारा आधा वर्ण और पूरा वर्ण जब दोनों सेम हो, यानी हमारा आधा वर्ण और पूरा वर्ण, है ना, एकदम सेम हो, सेम मतलब हो एकदम एक जैसा हो, तो इसको हम लोग, है ना, संयुक्ताक्षर ना कह के इसको हम लोग कहते हैं द्वित्व। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं द्वित्व। इस बात को आप लोग याद रखिएगा खूब बढ़िया से, जितना अच्छा आप लोग याद रख सकते हैं। बस यही ध्यान रखिएगा कि क और फ ही हमारा दो ऐसे वर्ण हैं तो कहीं ना कहीं, है ना, पाई के बाद भी वह जाता है, और इसको आधा करने के लिए बस पाई के बाद का आधा हिस्सा हम लोग हटाते हैं, तो ये अपने आप में अल्प हो जाता है ना। चलिए, इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ज्यादा अच्छा बात है ना। चलिए, काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए, हम लोग को यही पॉइंट पर दिमाग में हम डाल के चलना है। मैं आगे बढ़ता हूं अगले नंबर के ऊपर, है ना। तो ये हम लोग को देखो, द्वित्व मतलब होता है दो सेम जैसा, एक अधूरा एक हमारा पूरा, जो आपस में मिलता है तो ये द्वित्व कहलाता है, माने दो तत्व एक जैसे हैं जो आपस में भेंट कर रहे हैं। अब हम लोगों को नियम नंबर 3 आता है। ये नियम नंबर 3 है क्या, लिखा जा रहा है, पहले तो इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या लिखा गया है? वे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता ही नहीं है ना, और ऐसे वर्णों की संख्या कहीं ना कहीं 9 होती है। ऐसे वर्णों की संख्या कहीं ना कहीं कितना होता है? कहीं ना कहीं हमारा 9 होता है, जिसको आप लोग दिमाग में डाल के बढ़िया से चलिए, कहीं ना कहीं 9 होता है, बात को बढ़िया से डालेंगे, है ना। चलिए, अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे तो हमारा आता है ना, क वर्ण का तीसरा रूप भ, क वर्ण का 5वां रूप अंग, है ना। ये सब आप लोग दिमाग में डालिएगा। फिर कहीं ना कहीं ट वर्ण का हमारा शुरुआत का, है ना, चारों रूप, चारों वर्ण आता है, ट, ठ, ढ, ढ, ह, है ना। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं इसमें फिर हमारा आता है र और ह। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि र बेटा को बाहर निकाल लेंगे इधर, और इन सब को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, है ना। समझने का कैसे प्रयास करेंगे भाई, उस पर जरा हम लोग ध्यान से फोकस करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, घ में तो खड़ी पाई लगा हुआ है, घ को छोड़ दो, है ना, घ को छोड़ दो। तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा, है ना। सुनिएगा, अगर आप लोग यहां अगर गौर से देखिएगा तो इस सब जो वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, इस वर्ण को हम लोग कहते हैं गोल वर्ण। अब कहोगे सर आप एक नया बात बता दिए, ये गोल वर्ण कौची होता है ना। ये नया बात आप कहां से बता दिए सर, गोल वर्ण, है ना। देख बाबू, ये गोल वर्ण जो होता है, इस पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
क्या ध्यान देना पड़ेगा भाई गोल वर्ण के ऊपर? तो आप लोग थोड़ा समझिएगा गोल वर्ण को, जिसको लास्ट पॉइंट में लिखते हुए थोड़ा सा हाथ को गोल घुमाना पड़े। जैसे देखो, अगर हम लोग अंग लिखते हैं तो कहीं ना कहीं लास्ट में से घूमता है, ट लिखते हैं लास्ट में कहीं ना कहीं घूमता है, ड ढ और ह, कहीं ना कहीं लास्ट में हमारा इधर थोड़ा सा गोल खाता है। इसको गोल वर्ण भी हम लोग कहते हैं, लेकिन र इस श्रेणी में नहीं आते हैं, र इस श्रेणी में नहीं आते हैं। बात आप समझ रहे होंगे, है ना। अब भाई र जब इस श्रेणी में नहीं आता है तो र को हम लोग थोड़ा छुट्टी करके अलग ढंग से पढ़ेंगे। र के मात्रा के प्रयोग के हिसाब से हम लोग खूब बढ़िया देखेंगे कि भाई र हमारा काफी ढंग का चीज है, इसको ऐसी बेढंगा बना के नहीं छोड़ना है ना। इसको एकदम कम से कम ढंग से पर्याप्त रूप से चलना है। अब देखिए यहां पर ये गोल वर्ण हो गया। अब गोल वर्ण के आधा रूप कैसे लिखाता है भाई? तो गोल वर्ण के आधा रूप लिखने के लिए नोट दिमाग में रखिएगा आप लोग, है ना। हल चिन्ह का प्रयोग कीजिए। हल चिन्ह मतलब हलंत का आप प्रयोग कीजिए लिखने के लिए। जैसे देखो आप लोग शब्द यूज करते हो, जैसे मान लो लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं यहां पे ट्रक, मैं यहां पे बोला ट्रक, ध्यान दीजिएगा ट्रक। तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि इसमें हमारा जो है हलंत, एक हलंत होता है जो ऐसे आता है और दूसरा ये हमारा र होता है जो ऐसे आता है। ये हमारा ट्रक हो गया। अगर किसी को भी आधा करना है ना तो बस खाली उसके लास्ट में आप ऐसे हलंत शब्द जोड़ दीजिए, ये अपने आप में अधूरा हो जाएंगे। क्योंकि इसमें खड़ी पाई नहीं है कि आप उसको हटा दीजिएगा, ना ही ये खड़ी पाई के बाहर जा रहे हैं कि इसमें आप लोग उसका आधा चिन्ह यूज कीजिएगा, आधा छोड़ दीजिएगा, ऐसा भी नहीं है। इसको आप लोग दिमाग में, है ना, जाहिर तौर पर रखिएगा, ठीक है। अब मैं आगे आप लोगों को लेके चलता हूं र संबंधी बातों पर, है ना। देखिएगा अब रेफ वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को पहले दिमाग में डालना पड़ेगा भाई कि रेफ वर्ण होता कुछ ही है। तो र वर्ण को ही हम लोग कहते हैं रेफ वर्ण, र वर्ण को ही हम लोग कहते हैं रेफ वर्ण। ये अपने आप में 4 प्रकार होता है। ये चारों प्रकार को हमें सीखना पड़ेगा, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आप लोग काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं, काफी बहुत आप लोग का प्रश्न मैं हाँ आप लोग की बातें मैं देख रहा हूं, है ना। गुड, है ना, अच्छी बात है। चलिए तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पर लेके चलता हूं। 4 रूप हैं। पहला रूप हमारा यही र होता है ना। तो ये र जो है ना, ये हम लोगों का कह सकते हैं हम लोग कि यह र क्या है? यह र हमारा स्वर सहित है, स्वर सहित है। और इसको हम लोग पूर्ण स्वर भी कह सकते हैं, आधा अधूरा बात नहीं है। तो एक र को र लिखा जाता है, रात हो गया, है ना, रात्रि हो गया, राम हो गया, राहुल हो गया। कहीं ना कहीं र जो है पूरा शब्द यूज होता है, इस स्वर में कंप्लीट होता है, स्वर सहित होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। माने ये अपने आप में अधूरा नहीं है, ये अपने आप में पूरा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है भाई? इसमें दूसरा पॉइंट है बाबू कि कभी कभी जो हमारा जो खड़ी पाई होती है ना, बात को दिमाग में डालिएगा, जो हमारा खड़ी पाई होता है, जो खड़ी पाई ऐसे होता है, उसके साथ हमको ऐसे देना हो, तब हम लोग कैसे देते हैं? तो अगर उसके साथ हम लोगों को इस तरह का व्यवहार करना है तो उसके लिए हम लोग एक नया प्रयोग करते हैं, इस तरह का, है ना। कुछ लोगों को जैसे देखो एग्जाम्पल आ रहा होगा माथा में, सर प्रकाश, है ना, प्रकाश। और यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी बात बैठ रहा होगा कि यहां पर र जो है वो आधा है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा बात होता है। यहां पर प हमारा जो है वो आधा है, प हमारा अल्प है, र तो हमारा पूरा है। यही यहां पर देखना है, कोई पाई वाला शब्द है जो अधूरा जा रहा है और उसके साथ र अगर पूरा लगा हुआ है तो वहां पर वह पाई को लौटा के इस तरह से लगता है ना। माने ये भी कह सकते हैं कि यह भी स्वर सहित होता है
और ये भी अपने आप में पूर्ण होता है। बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तीसरी पॉइंट पर हम लोगों की ध्यान पड़ेगी। तीसरा पॉइंट जो आप लोगों को मैंने बताया, गोल वर्ण, है ना। तो गोल वर्ण में हम लोग इसको जब प्रयोग करते हैं तो कुछ इस तरह का यूज होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको लिखना है कोई चीज, जैसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्र, रा, है ना, ये हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि गोल वर्ण अपने आप में अधूरा है, इसलिए ये वर्ण यहां पर अलग है और यहां पर हमारा र आता है। देखो, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे कहते हैं ना कि ये दोनों हमारा एक ही है, जबकि दोनों एक नहीं है। आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो भी पॉइंट लग रहा है उसको अलग अलग पॉइंट है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके सामने कुछ बातें यहां पे डाल दूं, जैसे अगर मैं डाल दूं ट्रक, दिमाग में रखिएगा, ट्रक, तो इसमें एक जो हलंत यहां पर लगा, ये हलंत है। क्यों भाई? तो ये गोल आधा है, ये जो गोल वर्ण है ये हमारा आधा है, और इसमें जो ये लगता है फिर इस तरह का, ये हमारा र होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये भी कि ये भी हमारा, है ना, स्वर सहित होता है ना, स्वर सहित होता है, यानी ये भी पूर्ण होता है। मतलब अब तक जो देखें 3 रूप पूर्ण होता है। अधूरा क्या होता है? तो अधूरा यह होता है जब किसी के माथे पे कुछ चढ़ जाता है। ये चौथा नंबर हम लोग कह सकते हैं रेफ, सीधे तौर पर रेफ। ये कैसे रेफ भाई? सुनिए, इसमें क्या होता है ना कि इस तरह से माथा पे वो चढ़ जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे पर्व, कर्म, है ना, तो इसमें ऊपर जो है चढ़ जाता है क्योंकि ये इसमें अधूरा होता है ना। तो अगर हमारा र अल्प हो तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारा स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, अपने आप में अपूर्ण है। अब कुछ लेकिन कहेगा सर इतना मनी आप बता दिए, है ना, कैसे याद रखेंगे कि कौन पूरा है कौन अधूरा है? देखो, एकदम याद करने का छोटा सा दिमाग रखिएगा। अगर तीरों रेखा दिमाग में रखना, तीरों रेखा के नीचे तो वो पूरा, और सीरो रेखा के ऊपर तो अधूरा। ऐसे भी आप लोग सुनते हैं, है ना, जो पैरों के नीचे रहता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। अनेक देखता गांव देहात में कह देता है आदमी कि बड़ी सिर पर चढ़ गया। सिर क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि वो अपने आप में अधूरा काम कर दिया। तो इसलिए अगर कोई सिर पर चढ़ता है, यानी कि ऊपर जो रहे अधूरा और नीचे जो रहे सो पूरा। ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, कि र के ऐसे हमारे 4 प्रयोग होते हैं जिसको आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। काफी अच्छा आप लोग ध्यान दे रहे हैं। चलिए, काफी अच्छा ध्यान दिए हैं। तो ये आप लोग दोबारा देख लीजिएगा प्ले करके, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आज की क्लासेस मैं यही एंड करता हूं, है ना। तो दोबारा ये वर्ण विचार खत्म हो गया। अब अगला क्लास जब मैं लूंगा वो संधि की क्लासेस होगी, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सुबह जो बच्चा क्लास नहीं कर पाए थे, अभी आइए, ऐप पर मैं क्लासेस ले रहा हूं, ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को नहीं। ऑफलाइन वालों को हर बैच खुल चुका है, ऑफलाइन वालों को नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।